नमस्कार दोस्तों। तो आज का जोनर थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक भूत की कहानी। आपने अक्सर ऐसी भूत की कहानियाँ सुनी होंगी जो आपको डरा देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, पर आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सच में दिल को छू जाएगी। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी रियल लाइफ बेस्ड ऑन है, एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आपको और इंटरेस्ट आएगा इस स्टोरी को सुनने में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक दोस्ती के ऊपर से है और इसमें दो किरदार हैं, एक है पवित्रा, एक है गौरव। कहानी की शुरुआत गौरव से करते हैं। गौरव मुंबई का रहने वाला लड़का है और मुंबई में ही पला बड़ा है। पर गौरव के पापा का जो होम टाउन है वो कर्नाटका के एक छोटे से गांव में है। गौरव के पापा ने अपना होम टाउन गौरव के पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया था और मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। पर गौरव के दादा दादी ने अपना गांव नहीं छोड़ा था। गौरव के दादा दादी उसी गांव में रहा करते थे। इससे पहले भी गौरव कई बार अपने दादा दादी के यहाँ गया होगा, पर उम्र छोटी होने के कारण उसे याद नहीं है। तो दोस्तों, गौरव करीब 5.5 साल का हो जाता है, तब गौरव के पापा प्लान बनाते हैं कि हम अपने गांव जाएंगे। ऑब्वियसली गौरव भी जाता है उनके साथ। गौरव के दादा दादी का घर मंदिर के एरिया में आता था। हालांकि वो मंदिर में ही रहते थे और गांव के लोग भी वहाँ आया जाया करते थे। तो गौरव अपने गांव और अपने दादा दादी घर पहुँच जाता है और काफ़ी खुश होता है वो अपने दादा दादी से मिलकर, और दादा दादी भी गौरव से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर शाम के वक्त गौरव के मम्मी पापा, दादा दादी मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, जिस मंदिर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और वहाँ पे मंदिर में गांव के भी काफ़ी लोग आए हुए होते हैं। तो उन्हीं गांव वालों में से एक गांव वाली की लड़की होती है जो कि गौरव की उम्र की ही होती है। तो गौरव के लिए अपने दादा दादी के आना एकदम नया था, क्योंकि वो यहाँ उसके हिसाब से पहली बार आया था। तो उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे और वो काफ़ी बोर हो रहा था यहाँ पे। तो गौरव की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, यहाँ तो मेरा कोई दोस्त है भी नहीं। तो गौरव उससे बात करने के लिए जाता है, पर वो लड़की ठहरी गांव की इनोसेंट सी लड़की। तो गौरव उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो डर के भाग जाती है। फिर गौरव अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, मेरे यहाँ पर खिलौने भी नहीं हैं और मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। ऐसे मतलब परेशान करने लगता है अपने पापा को। तो पापा ने गौरव को उस लड़की से बात करते हुए देख लिया था और वो लड़की भाग गई थी, ये भी देख लिया था। तो पापा सोचते कि क्यों ना इन दोनों की फ्रेंडशिप करा दें, तो ये मुझे कम परेशान करेगा। तो गौरव के पापा उस लड़की के पापा से बात करके इन दोनों की फ्रेंडशिप करा देते हैं। और जिस बच्ची के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम पवित्रा है। पवित्रा और गौरव की फ्रेंडशिप काफ़ी गहरी हो जाती है और वो भी बहुत कम समय में। और पवित्रा के साथ तो गौरव की बॉन्डिंग अच्छी हो ही जाती है, लेकिन उसके पापा के साथ और मम्मी के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि गौरव अपने दादा दादी के यहाँ काफ़ी कम वक्त बिताता था। सुबह से लेकर शाम तक वो पवित्रा के घर पर ही होता था। सुबह चला जाता था और खाना भी उधर ही है, सोना भी उधर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार, आप किसी के साथ इतना ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो दोस्ती भी काफ़ी गहरी होगी और बॉन्डिंग भी काफ़ी गहरी होगी। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहता है और गौरव हर वैकेशंस में अपने दादा दादी के यहाँ आता था और सबसे पहले पवित्रा से मिलता था। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी दोनों की, साथ में खेलना है, साथ में मस्ती करना है। तो उम्र बढ़ती रहती है। तो गौरव फिर पहुंचता है 9th क्लास में। 9th क्लास में पहुंचता है और 9th क्लास फिनिश करने के बाद गौरव एक बार और वैकेशंस में अपने दादा दादी के यहाँ आता है। दादा दादी के यहाँ पहुँचते ही गौरव काफ़ी खुश हो जाता है, दादा दादी से मिलता है, फिर मंदिर पर दर्शन करने जाता है और मंदिर से दर्शन करके लौट के दादी के पास आता है परमिशन लेने कि अब मैं पवित्रा से मिलने जा रहा हूँ। तो इस बार दादी उससे मना कर देती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके गांव में कास्ट का सिस्टम था, मतलब जो छोटी जात वाले लोग हैं उनसे अपन कनेक्ट नहीं रहेंगे, ऐसा सिस्टम था उधर पे। तो दादी गौरव से बोलती हैं कि इस बार तुम नहीं जाओगे, अब तुम बड़े हो गए हो, और बड़े हो गए हो तो अब मतलब लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो अब तुम मतलब पवित्रा से मिलने नहीं जाओगे क्योंकि वो एक छोटी कास्ट की लड़की है और हम उनसे कनेक्ट नहीं रहते, वो हमारे यहाँ नहीं आते, हम उनको अलाउ नहीं करते और हम उनके घर भी नहीं जाते। तो गौरव को दादी की इस बात का काफ़ी बुरा लगता है और अपने पापा के पास जाता है इस बात को बताने के लिए।
तो पापा जब इस बारे में सुनते हैं तो उनका भी दिमाग ख़राब होता है और वो दादी को समझाने जाते हैं कि आप ये बच्चे को क्या सिखा रही हैं, ये बहुत गलत सोच है। और पुराना वक्त ठीक था, पर आज के समय में ये सब नहीं माना जाता है और काफ़ी सुधार हो रहा है इस चीज़ को लेके। तो ये जात पात के बारे में आप खुद भी सोच सुधारिए और बच्चे को तो इस बारे में बोलिए ही मत। तो दादी भी सोचती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी मन मर्जी चलाने लगे हैं, तो जो उनको दिखाए वो करें। तो दादी का कुछ इस तरह रवैया रहता है, उनकी सोच में डिफरेंस नहीं आता है। तो गौरव फिर ये सब होने के बाद गौरव फिर पवित्रा से मिलने चला जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये 90s की स्टोरी है। तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन वगैरह बहुत कम चलते थे और बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते थे। तो उस बीच वैकेशन से लेके और मिलने तक के बीच का जो भी टाइम होता था, उस बीच पवित्रा और गौरव लैंडलाइन से बात किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे लैंडलाइन और एसटीडी वगैरह ही हुआ करती थी। तो उससे बात किया करते थे और जो भी मतलब अपनी दिनचर्या वगैरह है कभी कभी फ़ोन लगा के बात किया करते थे। 10th क्लास के वैकेशंस ख़त्म होने के बाद गौरव फिर अपने वापस घर चला जाता है और फिर उसके 10th बोर्ड्स भी शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी कम टाइम पवित्रा को दे पाता है गौरव। तो इसी के चलते गौरव एक बार पवित्रा को कॉल करता है। तो पवित्रा कॉल पिक करती है और गौरव उससे बोलता है कि यार पवित्रा, मैं इस बार नहीं आ पाऊँगा वैकेशंस में, क्योंकि मेरे अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं और 10th होने के बाद मुझे स्ट्रीम भी चूज़ करनी है, मतलब मुझे काफ़ी सारा काम है, तो मैं इस बार वैकेशंस में नहीं आ पाऊँगा। तो पवित्रा को इस बात का काफ़ी बुरा लगता है और गुस्सा आता है कि क्यों नहीं आ रहे हो तुम। और इसके पीछे का भी एक कारण है कि पवित्रा एक छोटी जात की है, तो उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनते थे, सब उसे मतलब एक तरीके से धुतकारते थे, दूर भगाते थे। तो जो भी फ्रेंड था वो गौरव ही था उसका। तो काफ़ी बुरा लगता था उसे, जब गौरव आता था तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता था। तो इसी कारण पवित्रा गुस्सा हो जाती है। गौरव उसे मनाने की कोशिश करता है, पर पवित्रा नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। तो गौरव उसे ट्राई करता है और फ़ोन करने की, पर वो पिक नहीं करती है कॉल। तो यही सब होता है और काफ़ी टाइम गुजर जाता है। 10th हो जाती है गौरव की, 11th हो जाती है, 12th हो जाती है, मतलब 3 साल इन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही होती है। तो दोस्तों, आखिरकार 3 साल बाद गौरव के जहन में आ ही जाता है कि अब मैं सब काम छोड़ के सबसे पहले अपने दादा दादी के गांव जाऊंगा और पवित्रा से मिलूंगा, क्योंकि 3 साल से दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं हुई थी। तो गौरव सोचता है कि हम लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ है, या मेरी गलती हो चाहे उसकी हो, कैसी भी हो, पर मैं उससे सॉरी बोलूँगा और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो गौरव पहुँच जाता है अपने गाँव, अपने दादा दादी के घर, और काफ़ी खुश होता है क्योंकि दादा दादी से भी बहुत टाइम से नहीं मिला हुआ होता है। और मेन खुशी उसकी ये होती है कि पवित्रा से इतने टाइम से बात नहीं हुई, अब उसे डायरेक्ट जाके उसे सरप्राइज़ दूंगा। तो दादा दादी से मिलने के बाद सबसे पहले वो जाता है मंदिर, भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद बिना किसी को बताए पवित्रा के घर की ओर निकल जाता है। तो पवित्रा के घर पहुंचते ही वो शॉक्ड हो जाता है। और गौरव शॉक्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि पवित्रा के घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो घर पूरा वीरान हो चुका था और खंडर हो चुका था। तो गौरव के जहन में यही आता है कि यार मैं क्या सोच के आया था, उसे मनाऊंगा, उसे सरप्राइज़ दूंगा, इतने टाइम से बात नहीं हुई थी। तो उसे थोड़ा बुरा लगता है और शॉक्ड हो जाता है। तो वापस घर जाता है और दादी से पूछता है कि दादी, मतलब ये पवित्रा और पवित्रा के मम्मी पापा कहाँ गए, उनके घर की हालत इतनी बुरी हो रही है, खंडर हो चुका है। तो दादी बोलती है कि वो लोग मतलब कुछ टाइम पहले बेंगलोर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि कोई भी अगर कहीं भी शिफ्ट होगा घर छोड़कर, तो उसकी साफ़ सफाई तो करके जाएगा, या फिर कभी भी 1 साल में वापस आएगा या कुछ टाइम में वापस आएगा तो साफ़ सफाई करके जाएगा या केयर टेकर रखेगा। तो उसे ये बात कहीं से कहीं तक डाइजेस्ट नहीं होती है। फिर दादी की ये बात डाइजेस्ट ना होने के कारण गौरव बाहर जाता है और अपने और भी दोस्तों से पूछने की कोशिश करता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये घर हॉन्टेड है, भूतिया है। तो ये सुन के भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है गौरव, और वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है मतलब। तो इन सब से परेशान होकर वो वापस मंदिर जाता है, वहाँ बैठा हुआ होता है और ऐसे ही बहुत उतरा हुआ चेहरा रहता है उसका। और फिर जो वहाँ के पुजारी जी हैं वो आते हैं और गौरव से पूछते हैं कि और भाई गौरव कब आ गए तुम, ऐसा मतलब उससे थोड़ी बातचीत करते हैं और लास्ट में उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मुंह क्यों होता है, क्या हो गया।
तो इस बात का आंसर गौरव पंडित जी को यही देता है कि पवित्रा के घर की ये हालत क्यों है। पंडित जी गौरव से बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों की दोस्ती को काफ़ी करीब से देखा है और कितना अच्छे से रहते थे तुम लोग। तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, जो भी सच बात है वो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तो पंडित जी गौरव को बताते हैं कि कुछ टाइम पहले पवित्रा और पवित्रा के मम्मी पापा के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो गौरव बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और पंडित जी को बहुत फोर्स करने लगता है कि आप जल्दी बताइए क्या हो गया। और जो भी मतलब घबराहट में जो भी मतलब अपने एक्शंस होते हैं, उस तरीके की हरकतें गौरव की थी। पंडित जी गौरव को बताते हैं कि गांव के कुछ बदमाशों की पवित्रा के ऊपर बहुत गंदी नज़र थी और कई बार रास्ते में बदमाशों का गुट पवित्रा को छेड़ा करता था। पर पवित्रा का सोचना यह था कि ये कभी ना कभी ये हरकतें करना बंद कर देंगे, तो वो ज़्यादा एक्शन नहीं लेती थी, ना उसने कभी घर पे बताया था इस बारे में। पर एक बार तो इन्होंने हद कर दी कि पवित्रा को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। तो इस बार पवित्रा ने एक सही ढंग से एक्शन लिया, घर पे बताया और अपने पापा मम्मी के साथ पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उन्हें अरेस्ट किया, पर उनके खिलाफ़ कोई एविडेंस ना होने के बाद उन्हें बेल मिल गई। तो पंडित जी बताते हैं कि बेल मिलने के बाद बदमाशों के तेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। एक दिन रात को वो पवित्रा के घर में एंटर होते हैं और उनके मम्मी पापा को बिना पूछे बिना कुछ बोले बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं और मारते मारते पवित्रा के मम्मी पापा की जान चली जाती है। और इतना सब होने के बाद ही बदमाश रुकते नहीं हैं और पवित्रा को मारना शुरू कर देते हैं और पवित्रा के साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करते करते पवित्रा की भी जान चली जाती है। ये सब सुनने के बाद गौरव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मन में यही सोचता है कि यार मैं क्या सोच के आया था, क्या हो गया। काश मैं उससे बात कर लेता, काश मैं उससे मिल लेता, काश मैं वैकेशंस पे आने की सोच लेता, थोड़ी सी बात कर लेता। पर सब कुछ उसके विपरीत ही हो गया और गौरव बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद गौरव नॉर्मल होता है और पंडित जी से पूछता है कि पवित्रा के घर को हॉन्टेड क्यों बता रहे थे कुछ लोग। तो पंडित जी जवाब देते हैं कि पवित्रा और उसके मम्मी पापा की जान जाने के बाद उन बदमाशों ने पवित्रा के घर को अपना अड्डा बना लिया था। वहीं दारू पिया करते थे और वहीं सारे गलत काम किया करते थे। फिर एक दिन गांव वालों को वहाँ से बहुत गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गंदी, जैसे कि कोई लाश सड़ चुकी हो। तो गांव वाले वहाँ जाकर चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या बात है, क्या हो गया वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो जिन लोगों ने पवित्रा को मारा था, उनके परिवार वालों को मारा था, उन तीनों की लाश वहाँ पर बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। और फिर पंडित जी बताते हैं कि उन सभी गांव वालों का कहना यही है कि उन तीनों को पवित्रा ने ही मारा है, क्योंकि वहाँ से कई बार आवाज़ें भी आती थी कि मुझे बचाओ, और वो पवित्रा की आवाज़ में ही आवाज़ आती थी। कई बार वहाँ से रोने की आवाज़ आती थी और कई आवाज़ें आती थी और कुछ घटनाएं भी घटने लगी थी कुछ ही टाइम बाद उस घर के आसपास से। तो इसी कारण शायद सब लोग उस घर को हॉन्टेड कह रहे हैं और मुझे भी अब विश्वास हो चुका है कि वो घर हॉन्टेड हो चुका है और वो पवित्रा की आत्मा ने ही उन तीनों को बहुत बेरहमी से मार दिया है। फिर गौरव इन सब बातों को सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी मैं अब आपसे बाद में मिलता हूँ, और गौरव अपने दादा दादी के घर वापस चला जाता है। फिर घर पहुंचकर गौरव के दिमाग को शांति नहीं मिलती है और वो यही सोचता रहता है कि लोग शायद झूठ बोल रहे हैं या फिर मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, और उसे लगता है कि मैं वहाँ जाके एक बार चेक करूँगा कि वहाँ सच में वो पवित्रा की आत्मा है या नहीं है। लोग ऐसे ही उस घर को बदनाम कर रहे हैं। तो इस सब तरीके की मतलब बातें वो सोचता है और वो प्लान कर लेता है कि अब जब शाम हो जाएगी तो मैं सबसे छुप के बिना किसी को बताए पवित्रा के घर में एंटर होऊंगा और सारी बातें पता करूंगा कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर जैसे ही शाम हो जाती है और थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो गौरव बिना किसी को बताए पवित्रा के घर की ओर निकल जाता है। फिर पवित्रा के घर पहुंचते ही वो आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं और पवित्रा के घर में चला जाता है। और पवित्रा के घर में जाते ही वो देखता है आसपास जहाँ वो खेलता था, जहाँ पर वो खाना खाता था, जहाँ पर वो दोनों बैठ के मस्ती किया करते थे, तो उसको सारी यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं और वो काफ़ी दुखी होता है और रोने लगता है, काफ़ी तेज़ रोने लगता है
और उनके घर के पीछे एक आंगन था, वहाँ जाके बैठ जाता है और अपने पैंट से सिगरेट निकालता है और सिगरेट जला लेता है। सिगरेट जलाते ही उसे एक आवाज़ आती है कि सिगरेट पीना बहुत गलत बात है, सिगरेट मत पियो। और वो आवाज़ पवित्रा की होती है। तो गौरव तुरंत घबरा जाता है और सोचता है कि ये कहाँ से आवाज़ आई, किसकी आवाज़ है। तो वो बोलता है कि पवित्रा, अगर ये तुम्हारी आवाज़ है तो दोबारा बोलो। तो वो दोबारा बोलती है कि हाँ गौरव, मैं पवित्रा हूँ, तुम सिगरेट नहीं पियोगे। फिर गौरव को विश्वास हो जाता है कि ये पवित्रा की आत्मा है और गौरव काफ़ी तेज़ फिर से दोबारा होने लगता है। उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो पवित्रा से बोलता है कि सॉरी पवित्रा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, काश मैं तुम्हें कॉल कर लेता, काश मैं तुमसे मिलने आ जाता, अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त नहीं रहता, काश मैं तुमसे मिल लेता। और काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगता है। तो पवित्रा उसे चुप कराती है कि प्लीज़ मत रो गौरव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें उस टाइम फ़ोन नहीं किया और मैं तुमसे गुस्सा थी, इतने टाइम तक बात नहीं की। पर जो होना था वो होना था और वो हो गया है, अब अपन कुछ नहीं सुधार सकते हैं, प्लीज़ गौरव मत रो। और वो उसी तरह उसे समझा के चुप कराती है और फिर वो और बात करते हैं। फिर बातों बातों में पवित्रा से गौरव पूछता है कि तुम ही ने उन लोगों को मारा था क्या, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ और अंकल आंटी के साथ इतनी बुरी हरकत की थी। तो पवित्रा जवाब में बोलती है कि हाँ, मैंने ही उन लोगों को मारा है। फिर थोड़ी ही बातें हो पाती हैं पवित्रा और गौरव की और पुलिस का सायरन बजने लगता है, क्योंकि वो एरिया इतना ख़राब हो चुका था तो वहाँ पर पुलिस आया जाया करती थी अक्सर। तो पवित्रा गौरव से बोलती है कि गौरव, तुम प्लीज़ घर चले जाओ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, तुम्हें देख लेगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गौरव बोलता है नहीं पवित्रा, मैं तुम्हें देख कर ही जाऊँगा, आज मैं घर नहीं जाने वाला हूँ। तो पवित्रा उसे समझाती है कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें दिख जाऊँगी, मेरी वजह से अपनी परेशानियाँ मत बढ़ाओ, घर वापस लौट जाओ। तो पवित्रा की बात मानता है और पुलिस के जाने के बाद गौरव वापस घर चला जाता है। फिर गौरव घर जाके काफ़ी दुखी होता है और बहुत ही अपने आप में बुरा फील करता है कि काश मैं उससे बात कर लेता, मैंने 3 साल तक उससे बात नहीं की और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी और उसके साथ इतना बड़ा कुछ हो गया कि उसकी जान ही चली गई। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनों से इतना भी गुस्सा मत हो जाइए कि कभी इतनी बड़ी घटना घट जाए और आप अपने आप को कोसें। अगर गुस्सा हैं तो गुस्सा हो जाइए, पर इतने टाइम तक गुस्सा मत होइए, कभी इतने टाइम तक डिस्कनेक्ट मत होइए कि कभी आपके सामने कुछ ऐसी खबर आए और आप टूट जाएं और अपने आप को ज़िंदगी भर कोसते रहें। फिर दूसरे दिन गौरव मंदिर जाता है और पंडित जी को इस बारे में बताता है कि पवित्रा ने मुझे कुछ हार्म नहीं किया, मैंने पवित्रा की आत्मा से बात की है। और इस सब बारे में पंडित जी भी सुनकर शॉक्ड नहीं होते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे और पवित्रा को पूरे गांव वालों ने बुरा फील कराया है, पर तुमने कभी नहीं कराया। पूरे गांव के लोग उससे, गांव के बच्चे जो थे वो उससे दूर भागते थे, उससे फ्रेंडशिप नहीं करते थे और तुम ही एक थे जिसने उससे अच्छी दोस्ती निभाई। तो वो तुम्हें हार्म नहीं करेगी, मैं इस बारे में जानता था। गौरव और पंडित जी बात कर ही रहे होते हैं कि बीच में बचपन में गौरव का दोस्त हुआ करता था सुरेश, उसके मम्मी पापा आते हैं और पंडित जी से बहुत ही रोती हुई हालत में बोलते हैं कि सुरेश की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है पंडित जी, खून की उल्टियाँ कर रहा है और काफ़ी खुद को मार रहा है और अजीब से शब्द निकाल रहा है मुंह से और मुझे मार रहा है, अपने पापा को मार रहा है, अपनी छोटी बहन पे हाथ उठा रहा है। तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आप एक बार कृपया कर उसे जाके देख लीजिए क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो पंडित जी वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि इस पर किसी आत्मा का साया है और उनके बस की बात नहीं होती उसे ठीक करना। तो वो पंडित जी दोबारा मतलब मंदिर पर आते हैं और उसके मम्मी पापा से बोलते हैं कि उस पर किसी की आत्मा का साया है और किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। तो वो तांत्रिक को बुला लेते हैं और साथ ही गौरव से पूछते हैं कि गौरव, तुम्हारा कभी सुरेश से बचपन में झगड़ा हुआ था क्या? तो गौरव बोलता है हाँ पंडित जी, बचपन में काफ़ी छोटे हुआ करते थे हम लोग, तब हमारा एक बार झगड़ा हुआ था, तभी से हम लोगों के बीच बातचीत नहीं होती है। तो पंडित जी और जानकारी लेने के लिए पूछते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो गौरव बताता है कि हम और पवित्रा खेल रहे थे तो उसने मतलब हमने मुझे मतलब पवित्रा के साथ खेलते हुए देखा तो वो मज़ाक उड़ाने लगा उसका और उसके लिए बहुत
बुरा बुरा बोलने लगा पवित्रा के लिए, तो हम दोनों की बहस हो गई और थोड़ा झगड़ा हो गया और उसमें मुझे ज़्यादा चोट लग गई थी। तो पवित्रा भी रोने लगी थी और इस तरीके से हम लोगों का झगड़ा हुआ था। और उसके बाद हम लोगों की कोई बात नहीं हुई और सब कुछ ठीक था, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो पंडित जी को समझ में आ जाता है कि ये पवित्रा की ही आत्मा है। तो गौरव को बताते हैं वो इस बारे में। तो गौरव भी बोलता है कि पंडित जी, मैं इसमें आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ, आप प्लीज़ मुझे ले चलिए साथ में। तो पंडित जी पहले मना करते हैं, पर फिर गौरव भी साथ में चला जाता है और उधर तांत्रिक भी आ जाते हैं। और तांत्रिक जो भी ऑब्ज़र्व करते हैं वहाँ जाके, तो तांत्रिक बोलते हैं पंडित जी से कि आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसे वश में नहीं आएगी, पर मैं इसको मज़ा चखा कर ही रहूँगा। तो गौरव उनसे बोलता है कि नहीं तांत्रिक जी, आप थोड़ा शांत रहिए, मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप कुछ कीजिएगा, मुझे पता है कि मैं संभाल लूँगा सब कुछ। तो तांत्रिक को गौरव के बारे में पता नहीं होता है, और पंडित जी उन्हें समझा देते हैं तो वो मान जाते हैं। तो गौरव जैसे ही कमरे में एंटर होता है तो सामने सुरेश दीवार से चिपका हुआ होता है, इस तरीके से ऐसे चिपका हुआ होता है और उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा लाल हो रही होती हैं और उसके चेहरे पे थोड़े स्क्रैच मार्क्स रहते हैं और काफ़ी बुरी हालत हो रही होती है उसकी, मतलब कोई भी उसे देख के डर जाएगा। तो इसी तरह गौरव भी उसे देख के काफ़ी डर गया था। और जैसे ही मतलब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और ऐसे मतलब कोई उसके बगल में से निकलता है, ऐसे ऐसे कोई सी मतलब कुछ चीज़ निकलती हैं ऐसे और उसे एहसास हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो जाती है। तो जैसे ही मतलब उसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है तो पीछे अपने आप ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो गौरव और घबरा जाता है और कोशिश करता है आगे जाने की और वहाँ बैठ के फिर वो सुरेश से बात करने की कोशिश करता है। तो सुरेश नहीं रहता, उसके अंदर पवित्रा रहती है। तो गौरव उससे पूछता है, पवित्रा अगर तुम हो तो प्लीज़ सुरेश को छोड़ दो। तो पवित्रा बोलती है गौरव से कि नहीं गौरव, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने तुम्हें बचपन में बहुत बुरी तरीके से मारा था और मुझे मेरी जाति के ऊपर से बहुत ही जलील किया है। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे अपनी जाति के लिए जलील किया है और मुझे बहुत बुरा महसूस कराया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो गौरव बोलता है कि तुमने ऐसे कल से बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी है, जितनी सज़ा दे सकती थी उतनी सज़ा दे दी है, तो प्लीज़ अब इसे छोड़ दो। तुमने इसको खून की उल्टियाँ करा दी, इतने स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं उसकी बॉडी पे, तुमने उसके मम्मी पापा को भी मतलब मारा, ये सब किया है, तो अब उसको जितनी भी सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब उसे छोड़ दो। पर गौर मतलब क्या कहते हैं, पवित्रा उसको मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी बिल्कुल। तो बहुत ही गौर से उसे समझाता है कि अगर तुम्हें मतलब मुझसे दोस्ती रखनी है या तुमने कभी मेरी फ्रेंडशिप को, मेरी दोस्ती को कभी थोड़ा सा भी अच्छा समझा है तो उसे छोड़ दो। तो अचानक ही सुरेश की जो बॉडी है वो निढाल हो जाती है और शायद वहाँ से पवित्रा जा चुकी होती है। और फिर गौरव वहाँ से बाहर आता है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कैसे चली गई। तो गौरव बोलता है कि मैंने सब संभाल लिया है। तो उसकी बहन आती है और उससे गले लग जाती है और बोलती है कि भैया आपने मेरे भैया की जान बचा ली, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह फिर मतलब गौरव जल्दी से भाग के पवित्रा के घर जाता है। फिर जैसे ही गौरव पवित्रा के घर पहुंचता है तो जहां पर उनकी अक्सर बात हुआ करती थी वहां बैठ जाता है। पर इस बार पवित्रा की कोई भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती है और ना ही उसकी आवाज़ आ रही होती है। तो गौरव जानबूझकर अपनी सिगरेट जलाता है और पीने वाला ही होता है कि पवित्रा की आवाज़ आती है कि गौरव तुम सिगरेट नहीं पियोगे। तो गौरव बोलता है कि मैंने ये जानबूझकर किया था कि तुम जवाब दे दो। तो पवित्रा बोलती है कि गौरव तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं करूँगी, ना मैं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से आ गई। पर मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूँगी जो तुम्हारे लिए हार्म पहुँचाएगा और तुम्हारे लिए गलत होगा या मेरे लिए गलत होगा। और मैं गांव में से जिन जिन लोगों ने मतलब मेरी जाति के लिए मुझे ज़िंदगी भर धुतकारा है, जब तक मैं ज़िंदा रही तब तक धुतकारा है मेरे मम्मी पापा को और मुझे, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको जान से मार दूँगी। तो गौरव समझाता है उसे कि देखो, जिसने मतलब तुम्हें सज़ा देनी थी उसको तुमने सज़ा दे दी है और उसे बहुत ही अच्छे लेवल पे सज़ा दे दी है और सारे गांव वाले तुमसे डरे हुए हैं, तुम्हारी जो ताकत है उसके बारे में वाकिफ़ हैं।
तो अब तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस गांव में कोई भी जात पात का सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा खौफ अब इतना इस गांव में हो चुका है। तो तुम जो करना चाहती थी वो हो चुका है। अब तुम सबको छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ, क्योंकि आज मैं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हें बिना देखे। तो जैसे ही गौरव ये बात बोलता है तो पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगता है और पवित्रा उसे समझाती है कि गौरव अब तुम जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आज तुम्हारे साथ, पुलिस देख लेगी तो गौरव बोलता है कि नहीं, मैं आज नहीं जाऊँगा। तो पवित्रा बोलती है कि मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि मैं तुमसे कब मिलूँगी। तो आज रात को 8 बजे तुम आ जाना और मैं तुम्हें दिख जाऊँगी। तो गौरव बोलता है पक्का ना, सच बोल रही हो ना? तो वो बोलती है कि हाँ पक्का, तुम आ जाना और मैं तुम्हें पक्का दिखूँगी, मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम जल्दी यहाँ से जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो गौरव जल्दी से घर चला जाता है। फिर गौरव अपने घर पहुँच जाता है, पर उसका माइंड वहीं मौजूद होता है और वो अपने आप को नहीं रोक पाता है। तो शाम के 6 बजे ही वो पवित्रा के घर चला जाता है और 2 घंटे वेट करने के बाद करेक्ट 8 बजे उसे बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही पॉजिटिव प्रेजेंस महसूस होती है, वो भी पवित्रा की। और बहुत ही अच्छा सा उजाला देखने को मिलता है उसे, और वहाँ पर वो जाता है तो उसे पवित्रा दिखती है और उसे देखकर मतलब वो अपने आंसू भी नहीं रोक पाता है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सहम सा जाता है कि आज पवित्रा मेरे सामने है पर वो ज़िंदा नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसे महसूस होती है अपने बहुत करीब। और वो रो रहा होता है तो उसके आंसू अपने आप ऐसे साफ़ हो रहे होते हैं, और ये फीलिंग आप लोग सुन रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे, कोई अपना है और वो अपन को हमेशा के लिए छोड़ चुका है और वो हमारे पास होके भी हमारे पास नहीं है। तो यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तो पवित्रा उसके आंसू पोंछती है और उसे ये एहसास हो जाता है और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सहम जाता है। उसकी आवाज़ कँप रही होती है, उसके मुंह से वर्ड्स निकल रहे होते हैं। तो पवित्रा उससे बोलती है कि प्लीज़ गौरव अब मत रोना, तुम काफ़ी रो रहे हो और ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो होना था वो हो चुका है और अब अपन कुछ नहीं सुधार सकते। तो गौरव उससे बोलता है कि पवित्रा अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, तुम कैसे अपना वक्त गुजारती होगी मुझे नहीं पता, कैसे क्या अपने आप को संभालती होगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। मैं पंडित जी से ही बात करके आया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो पवित्रा उसे बताती है कि मेरी आत्मा को शांति ऐसे मिलेगी गौरव, कि यहाँ पर जहाँ पर ये मेरा घर है, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए, कोई भी नई चीज़ नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। एक तो मैं ये चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक पार्क बने और यहाँ पर किसी भी जात पात का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर जाति का बच्चा बिल्कुल खुले विचार के साथ यहाँ पर आए और उसे कोई रोक टोक ना हो। पवित्रा की ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है गौरव और उसे प्रॉमिस करता है कि पवित्रा, मैं 1 साल के अंदर तुम्हारी ये विश ज़रूर पूरी करूँगा। और गौरव बोलता है कि पवित्रा, पर मुझे एक दुख हमेशा रहेगा कि मेरी 3 साल तक तुमसे बात नहीं हुई, मैंने तुम्हें 3 साल तक देखा भी नहीं, और जब तुम्हें देखा, तुमसे बात हुई, तो तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। फिर पवित्रा उससे बोलती है कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी। फिर गौरव पवित्रा से बोलता है कि मैं ये समझा नहीं, तुम मुझे समझाओ, क्या क्या कैसे मिलोगे तुम मुझे? तो पवित्रा बोलती है कि वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगी। इन दोनों में थोड़ी बहुत बात और होती है। फिर गौरव घर चला जाता है और उसकी आगे की पढ़ाई चालू कर देता है, और अक्सर थोड़ा थोड़ा बीच में मिलने आता है गौरव उससे। और उसी बीच उसके पापा की भी अच्छी खासी पहचान थी वहाँ पर आसपास, तो वो वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते हैं और वहाँ पर पार्क का काम शुरू हो जाता है पूजा वगैरह होने के बाद। फिर करीब करीब 1-1.5 साल में पार्क बन के तैयार हो जाता है और वहाँ पर वही रूल होता है कि कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। सब जैसा पवित्रा ने कहा था उसी अनुसार सब कुछ मतलब उसी हिसाब से चालू हो जाता है और पार्क का उद्घाटन भी हो जाता है।
और इस बीच भी पवित्रा से मिलने कई बार अक्सर आता था गौरव, और गौरव की शादी भी हो जाती है और वो अपनी वाइफ को सब कुछ बता के रखता है अपनी दोस्त के बारे में, और वो एक बार अपनी वाइफ के साथ भी मिलने जाता है। और जब गौरव अपनी वाइफ को पवित्रा से मिलाने ले जाता है तो उस वक्त गौरव की उम्र 28 साल हो जाती है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गौरव ने जो पार्क पवित्रा के लिए बनवाया था उसका नाम भी पवित्रा पार्क रखा था। तो वो अपनी वाइफ के साथ मिलने के लिए जाता है, जब शाम हो जाती है कोई पार्क में नहीं होता है, तो पवित्रा उससे मिलती है और पवित्रा बहुत खुश होती है और उसे धन्यवाद करती है कि अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। और पवित्रा उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कब तुम्हारी लाइफ में दोबारा वापस आऊँगी। तो वो बताती है कि मैं जब तुम 30 साल के हो जाओगे ना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा वापस आऊँगी। और ये बोलकर पवित्रा चली जाती है और 2 साल बाद गौरव की बेटी बनकर पवित्रा उसकी ज़िंदगी में वापस आती है। तो दोस्तों इसी तरह इस कहानी का दी एंड होता है और हमें इससे ये सीख मिलती है कि कभी किसी को जात पात के लिए नीचा नहीं दिखाना चाहिए। काफ़ी बुरा लगता होगा उन लोगों को और इससे मतलब नफ़रतें भी पैदा होती हैं दिमाग में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को क्या ही मिल जाएगा ये करके। तो और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंडशिप को भी मतलब कितना बढ़ावा दिया है इस स्टोरी में, और ये रियल लाइफ बेस्ड ऑन है तो और भी ज़्यादा मतलब देखने को मिली कि दोस्ती में कितना दम होता है। पर इनसे भी गलती हो जाती है, गौरव से भी गलती हो जाती है कि इतने टाइम तक मनमुटाव के कारण बात नहीं करते हैं, और गौरव को भी इस बात का गिल्ट हमेशा रहा होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर मेरा सोचना यह था कि ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि और रियल लाइफ में हुआ है ऐसा, तो अच्छे से ही सुनाऊँ तो शायद लोगों को पसंद आएगी। तो आपको अगर पसंद आई है ये वीडियो, ये स्टोरी, तो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और कोशिश करूँगा आगे से कि वीडियो लंबा ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर 10 लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।